वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि जो कंपनी लॉ है इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी कैसे मैनेजमेंट, कैसे पूरी कंपनी को मैनेज किया जाता है, या एक तरीके से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, तो जो कंपनीज़ होती है उसको कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट गवर्न करती है। सबसे पहले जो कंपनीज एक्ट था दैट इज़ 1956 जो आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई, एक्ट्स के अंदर चेंजेस हुए, फिर एक नया एक्ट बन गया द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 1956 से पहले भी काफ़ी सारे कंपनीज एक्ट बने थे। अमेंडमेंट होती गई, टाइम के साथ चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई और वो एक्ट चेंज हो गया था आपका। तो आपने बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 ही पढ़ा होगा, और जो अब आप पढ़ते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। मैंने बहुत बेसिक लेक्चर्स आपको दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट में। एंड ये लेक्चर्स आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं व्हाट इज़ कंपनी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। बेसिकली आपका जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है कॉलेजेस में इवन यहीं से ही स्टार्ट होता है, एंड इवन बच्चे भी यहीं से पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मैं आपको यही रेफ़र करूँगी, अगर आपको अपना बहुत अच्छा फाउंडेशन बनाना है सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसको डिटेल में उसको डीप में जाकर पढ़िए। डीप इन द सेंस मैंने बहुत ही छोटी वीडियोस बनाई हुई है, छोटी वीडियोस हैं, और वो आपके लाइफ टाइम तक वो चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कंपनीज एक्ट 1956 क्या था, क्या जर्नी रही कि वो कंपनीज एक्ट 2013 बना। ठीक है, क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए, तो ये चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में कराई है। तो आज हम बेसिकली यही करेंगे कि कंपनीज एक्ट जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट होते हैं लाइक 2013, तो इसमें ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ को लेकर रूल्स दिए गए होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस दी गई होती है, पेनल्टीज़ दी गई होती हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है कि वो कंपनी उसको माने, फॉलो करे। तभी कहा गया है कि कंपनीज़ को कौन गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट गवर्न करती हैं। पूरी एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके कंपनीज चला करती हैं। ठीक है, कि कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, तो अगर वो शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या रूल्स होंगे, क्या रेस्ट्रिक्शंस कंपनी पर होनी चाहिए, अगर कोई भी रूल्स कोई भी मेंबर ब्रेक डाउन कर देता है तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उनमें कंपनीज एक्ट में गिवन होती हैं। तो जो पूरा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसमें सबसे पहला कौन आता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। इसको हम ROC भी बोलते हैं, इसकी एब्रीवेशन है। तो जो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज़ का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हर एक स्टेट के लिए। जो ऑफिस है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का, ये एक पब्लिक ऑफिस होता है जिसमें जो भी कंपनीज़ होती है वो, यानी जिस भी कंपनी का वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ जो भी ऑफिस होता है, ये जो पब्लिक ऑफिस है उनमें कंपनीज़ को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना होता है, सारे रिटर्न्स फाइल रखने होते हैं यहाँ पर, और पब्लिक को पूरी ऑथराइजेशन होती है, पब्लिक को पूरी पावर दी गई होती है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को कभी भी इंस्पेक्ट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और जो ये ROC का जो ऑफिस है इसको ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर एक MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो ROC है इसका दूसरा नाम क्या है इस ऑफिस का, तो इसको ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है। फिर आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंपनी को एडमिनिस्टर, मैनेज करने की होती है। ठीक है, जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने की, टाइम टू टाइम चेक करने की, कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको कौन देखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है। जो सेंटर होती है अपने ट्रांसफ़र कर देती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, किन अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर? सेंटर गवर्नमेंट उन अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देती है जो स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंडियन कंपनी एक्ट में किसी भी तरह का चेंज, अगर वो कंस्टिट्यूटेड जो कमेटी है, कोई ऑथराइजेशन अगर वो लेकर आ रही है, तो उसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ही लेनी होगी। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव का मेन अप्रोच क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना कंट्रोल होना चाहिए कंपनीज़ पर उतना कंट्रोल होना ज़रूरी है। फिर आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, ये जो एक्ट है इसमें कंपनी लॉ बोर्ड को ख़त्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, और एक नया बोर्ड बना दिया, आप ये कह सकती है, जिसका नाम क्या दिया गया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसकी एब्रीवेशन है NCLT। ठीक है,
अब जब इस कंपनी लॉ बोर्ड को ख़त्म किया गया तो इसमें कुछ केसेस ऐसे रहे होंगे जो पेंडिंग रह गए होंगे, जिसका सोल्यूशन नहीं निकला होगा, तो वो सारे केसेस ऑटोमेटिकली किस में चले गए, इस NCLT में चले गए। इस NCLT को खाली ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है। जहाँ भी आपने ट्रिब्यूनल वर्ड देख लिया, इसका मतलब क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। क्लियर हो गया। अब आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट का डिसीज़न से कोई एग्रीव्ड पार्टी जिसने केस किया अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई भी पर्सन नेशनल कंपनी जो हमारा ये लॉ ट्रिब्यूनल है, कोई अगर इसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कहाँ पर जाएगा, अपना केस लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल बड़ी होती है NCLT से। ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है। और जब NCLT अपना फ़ैसला सुनाती है उसके 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपना केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में फ़ाइल करना होता है। इसमें सिर्फ इतना ही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, और इसको रीनेम कर दिया गया, यानी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी अकाउंट स्टैंडर्ड जो पूरी कमेटी है बेसिकली ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम चेंज कर दिया गया। जो 2013 एक्ट हमारा बना, कंपनीज एक्ट, तो जैसे हमारा ये एक्ट बना तो इसमें इस नाम को चेंज कर दिया गया और क्या नाम रख दिया गया, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट्स इट। ओके, इस नाम को चेंज करके क्या नाम कर दिया 2013 एक्ट में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्लियर। ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी में और इसके पास में सारी पावर है, इसे पूरा अपना डिसिप्लिनरी कंट्रोल वो कर सकता है। ठीक है, बात करेंगे बच्चों ऑफिशियल लिक्विडेटर्स के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर कंपनीज वाइंड अप हो रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है, इसको पैनल, एक पूरी फर्म होती है, प्रोफेशनल फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इसमें एडवोकेट्स होते हैं, CS होते हैं यानी कंपनी सेक्रेटरी, CFA कोस्ट वर्क अकाउंटेंट्स होते हैं, जो ये वहाँ से अपॉइंट होता है एक। ठीक है, आगे बात की जाती है मे बी ए बॉडी कॉरपोरेट, यानी एक ऐसी बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकती है जिसमें ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। फिर आपका आता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ SEBI। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपका कौन सा एक्ट होता है, 1992 होता है। ये किस तरह का होता है बोर्ड, इसमें इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो बेनिफिट है उसको किसी भी तरीके से उनको कोई स्कैम ना फेस करना पड़े, कोई घपला फेस ना करना पड़े, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बोर्ड बनाया जाता है। और बेसिकली इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है कि डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट को प्रमोट करना, उसको रेगुलेट करना, टाइम टू टाइम मेज़र करते रहना चीज़ों को। ठीक है, और अपने इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को लेकर, और जो कि जून 11, 1992 को इशू की थी। ठीक है, इसको इन्वेस्टर गाइडेंस सीरीज़ भी बोला जाता है, जो क्लैरिफाई करता है, गाइड करता है और इन्वेस्टर जो पूरी कम्युनिटी इन्वेस्टर्स की उनको एजुकेट भी करता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे हम बात करेंगे कोर्ट। ये पूरी बच्चों एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है जिसमें 8 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब ये 8 मिल जाते हैं इसी तरीके से पूरी कंपनीज एक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास पूरी जुरिस्डिक्शन होती है कि इसमें क्या कहा गया है, जैसे ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो कोर्ट होती है इसके पास पूरी जुरिस्डिक्शन होती है कि वो उन मैटर्स में आ सकता है, ठीक है, जो अराइज हुए गए हैं इस एक्ट के थ्रू। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट है, इसके पास पूरा जुरिस्डिक्शन होता है कि जहाँ भी उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेट होता है उस एरिया में अगर कोई भी केसेस अराइज होती है उससे रिलेटेड, तो उनको पूरी पावर होती है कि वो उसमें अपना इंटरफेरेंस डाल सकती है। हाई कोर्ट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपनी लॉ बोर्ड का। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट पर नोटिफिकेशन भी दे सकती है और एम्पावर फ्रीडम दे सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके केसेस को सॉल्व कर सकता है, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है।
ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसी स्टेट में लोकेट है जहाँ पर हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट में वे सारे जो केसेस है वो जाएंगे, उनके पास पूरी पावर होगी इस पर फैसला लेने की। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी ऐसी जगह पर लोकेट है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पावर दी जाती है कि वो उन केसेस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जो भी उनके पास आएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। क्लियर हो गया बच्चों? सो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो कंपनीज है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गन्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी की वर्किंग में, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसमें हमने पढ़ा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, ठीक है, हमने इसमें पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कोर्ट। हमने सारी चीज़ें पढ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट रहता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो अपना थैंक्स ज़रूर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, बहुत मिलता है मोटिवेशन। एंड लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। ऐसे ही इस पर कॉमर्स की वीडियोज़ आती रहेंगी। चैनल का मेन मोटिव ही कॉमर्स एक्सपर्टीज़ है कि कॉमर्स के हर टॉपिक में आपको एक्सपर्ट बनाना। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।